गुड इवनिंग ऑफिसर्स। एक युवा विद्यार्थी की जो सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है आज, वो ये कि वो अपना करियर प्लान कर ले, अपने भविष्य को सुरक्षित कर ले। और इसके लिए तमाम सारी परीक्षाएं अलग अलग आयोगों द्वारा आयोजित की जाती हैं, जो आपके लिए अवसर लेकर आती हैं। और इन सभी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके समाधान के संदर्भ में जो सबसे बड़ी चुनौती होती है विद्यार्थियों के सामने, वो उनके अपने ही डाउट्स होते हैं, अपने ही संशय होते हैं, जिनकी वजह से उनकी सफलता में कहीं कुछ रुकावट मिल जाती है। समहाउ अगर ये डाउट्स दूर हो जाएं, ये संशय दूर हो जाएं, तो फिर ज्यादातर विद्यार्थी अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। दीक्षांत आईएएस का यही प्रयास होगा कि हमारी पूरी टीम जो एफर्ट्स करती है, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के संशय दूर हो सके, दूर हो सके। और जितने कम डाउट्स के साथ अपने एग्जामिनेशन हॉल में आप जाएंगे, आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी उसी के अनुपात में बढ़ती है। तो इन्हीं सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मैं अरुण त्रिपाठी आप सबके बीच में आज यहाँ दीक्षांत के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हूँ। यहाँ हमको एनसीईआरटी सीरीज, आप पहले से परिचित हैं, एनसीईआरटी सीरीज आज से हमारा पॉलिटी सेगमेंट हम शुरू करेंगे। कोशिश ये होगी कि चूंकि पॉलिटी बहुत प्रचलित है आप सभी के बीच में, और एनसीईआरटी को लेकर आप सबकी बड़ी प्राथमिकताएं होती हैं, विद्यार्थी उसको चाहता है कि एक बार हम उससे गो थ्रू हो लें, और वो होना भी चाहिए। तो आपकी इन्हीं सारी चीज़ों को थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए मैं यहाँ आज हूँ। तो चलिए बिल्कुल अपनी बात शुरू करते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए अपनी बात शुरू करते हैं। जो एनसीईआरटी की जो छठी क्लास है पॉलिटिकल साइंस के लिए, जो आपकी पॉलिटी सेगमेंट के लिए, आज एकदम बिल्कुल कोई शॉर्ट तरीके से नहीं, कोशिश करेंगे लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझें। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि आप छठी के विद्यार्थी नहीं हैं, तो इस बात का भी थोड़ा सा ख्याल रखना है हमको। तो वो सारी चीज़ें कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ों से गो थ्रू हो जाएं, और जो पूरा क्रक्स है और जो इसका एप्लीकेशन है आपकी परीक्षाओं में, सिविल सर्विसेज में, वो क्या है उसको भी हम थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। तो चलिए, ये हमारा पहला चैप्टर है इस छठी क्लास की एनसीईआरटी का, वो विविधता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर विविधता। आप देखिए, जैसे ही ये शब्द हमारे कान में पड़ता है, विविधता, डाइवर्सिटी, यहां तमाम सारे एस्पेक्ट अपने आप शुरू हो जाते हैं। एक पॉलिटिकल साइंस के नजरिए से जब आप विविधता को देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के नजरिए से आप विविधता को देखना शुरू करते हैं, तो बड़े सारे आयाम, अगर आपने पॉलिटी थोड़ी पहले पढ़ी होगी, तो सबसे पहले वो प्रस्तावना बिल्कुल सामने आ जाती है। शुरुआत ही होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो जब हम भारत के लोग कहते हैं, तो उसमें हम एक साथ संबोधित करते हैं इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों को, चाहे आप किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, संस्कृति, भूगोल के हों, कोई भी किसी भी संस्कृति को मानने वाले हों, कोई भी धर्म, आप स्त्री हो, पुरुष हो, ये सभी को संबोधित करता है। और सभी के विकास को सुनिश्चित करना संविधान का उद्देश्य होता है। लेकिन इसके पीछे जो भूमिका है, ये सारी बातें तय करने से पहले हमको जो मूल है वो समझने की आवश्यकता है। ये जो विविधता है, ये वहीं से इसका स्रोत है, वहीं से ये शुरू होती है। तो एनसीईआरटी की किताब में पहले ही यहाँ तमाम सारे ये जो नोट्स हैं, इन पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ये एक इंस्ट्रक्शन है कि आप अपने चारों तरफ देखिए, और आप जो सबसे पहली चीज आप नोटिस करेंगे वो विविधता ही है। हर दूसरा व्यक्ति अगले से अलग है। यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज है इस विविधता में, जो आपकी ये पुस्तक कहती है, यहां पर सीधा सीधा अगर हम यहां बात करें कि यहां एक स्टोरी से ये कहानी शुरू होती है। हम स्टोरी के भी डिटेल में बहुत नहीं जाएंगे, हालांकि स्टोरी ये दो लोगों की कहानी है। एक साइकिल पे एक सवार युवक है जो सड़क से जा रहा होता है, और उसको एक पेपर बेचने वाला बच्चा उससे टकराता है। उन दोनों के बीच में संवाद होता है। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से परिचित होते हैं, और अचानक से एक दिन लगता है कि नहीं साहब, इन दोनों के बीच में बड़े सारे डिफरेंसेस हैं। एक
एक तो एक अधेड़ उम्र का है, एक बच्चा है, ये पढ़ा लिखा है, ये कभी स्कूल गया ही नहीं है, ठीक है, ये अंग्रेजी पढ़ सकता है, इसको लगता है अंग्रेजी पढ़ सकता है, सब्जेक्ट वर्ड पे लेकर बड़ा ये चौंकता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि स्कूल नहीं गया, ये विषय के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता। लेकिन इनके बीच में फिर भी परिचय होता है, फिर सब ये एक दूसरे से परिचित होते हैं। अभी ये बताता है कि मैं जब बहुत छोटा था तभी से मैं काम कर रहा हूँ, अपनी चीज़ों से अपने आप को, अपना खर्चा चला रहा हूँ। मेरी माँ आती थी पहले, अब मैं काबिल हो गया। फिर वो अपना परिचय कराता है कि मेरा नाम समीर है। वो भी साइकिल वाला भी बताता है कि अरे मेरा भी नाम समीर है। तो यहाँ एनसीईआरटी देखिए जिस बात पे फोकस करती है, एक समानता लाने की बात करती है कि भले ही नाम एक है लेकिन कितना डिफरेंस होता है। और फिर बाद में पता चलता है कि एक दिन वो पेपर बेचने वाला बच्चा बहुत उदास होता है और वो बताता है कि साहब मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, वहाँ दंगे हैं, मेरा परिवार बहुत परेशानी में है। और उसके बाद वो बच्चा कभी दिखाई नहीं देता। ये एक लेखक के पुस्तक का एक अंश है जिसे ये स्टोरी दी गई है। अब यहाँ से जो मेन चीज़ है जहाँ पर फोकस करनी है, जहाँ आपका विचार करना शुरू होता है, आप देखिए यहाँ एक प्रश्न यहाँ देता है, बड़ा बड़ा गंभीर प्रश्न है। आप देखिए यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है पहला कि समीर 1 और समीर 2। अच्छा, वो जब वो अपना नाम एक दूसरे को बताते हैं कि मैं भी समीर तुम भी समीर, तो पेपर बेचने वाला बच्चा कहता है अच्छा ठीक है, आप समीर 1 होंगे, मैं समीर 2 होऊंगा। तो यहां प्रश्न ये पूछा जाता है कि समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। तो सबसे पहली चीज कि यहां देखिए उद्देश्य क्या है कि जब हम बहुत सारी चीजों में, हम सब इंसान हैं लेकिन फिर भी बड़ी सारी अंतर है, तो क्या हम उस डाइवर्सिटी को पहचान पा रहे हैं? क्या वो जो विभेद हैं हमारे बीच उसको हम पहचान पा रहे हैं? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मोटे तौर पे अगर अंतर देखें जो स्पष्ट रूप से इस कहानी के माध्यम से दिख रहा है, एक तो उम्र का अंतर है, ठीक है, एक पढ़े लिखे और अनपढ़ होने का अंतर है, और एक दूसरा अंतर है वो धर्म के आधार पर। वो पेपर बच्चे बेचने वाला बच्चा वो मुस्लिम होता है, वो साइकिल वाला बच्चा हिंदू होता है। तो ये 3 अंतर स्पष्ट है, इनके बीच की विविधता स्पष्ट है। और जो दूसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको भी विचार करने की आवश्यकता है, तमाम सारे अभी आप सोशल इश्यूज और तमाम सारे टॉपिक पे आप डिस्कस करते हैं, तो वो दूसरा प्रश्न अपने आप उन सभी प्रश्नों के लिए अनिवार्य हो जाता है, और वो ये कि क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनाने से रोक पाए? क्या कोई भी डिफरेंसेस हैं, कोई भी विविधता है अगर 2 व्यक्तियों के बीच में, तो क्या वो मित्र नहीं हो सकते? आज खास करके ये प्रश्न अपने आप, ठीक है, ये 6ठी क्लास की बच्चे की समझ के इम्प्रूव करने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप देखें खास करके जो आजकल का माहौल है, इस आजकल के माहौल में अगर आप गौर करें तो कितनी सारी हम अपनी पहचान को लेकर कितनी ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। अपनी पहचान को लेकर कॉन्शियस होना कोई बुरी बात नहीं होती है, अपने आप को सही कहना भी कोई गलत बात नहीं होती है। वो आपका कॉन्फिडेंस शो करता है कि अगर आप अपने आप को सही मानते हैं तो उसका मतलब कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। दिक्कत तब होती है जब आप अपने आप को सही तो मानते हैं लेकिन दूसरे आदमी को अपनी तुलना में आप गलत मानना शुरू कर देते हैं। वहां से संघर्ष शुरू हो जाता है और एक सामाजिक व्यवस्था में जो बिगाड़ शुरू होता है वो फिर बड़ी सारी परेशानियों को जन्म देता है। जब आप एक सिविल सर्वेंट के रूप में इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो फिर उन कॉमन जो पहलू हैं उस पर आपकी नज़र जानी चाहिए भी। तो ठीक है, ये प्रश्न अपने आप में बड़ा प्रासंगिक हो जाता है, बड़ा वाजिब हो जाता है कि आप ये प्रश्न करें अपने आप से कि क्या किसी भी तरीके की विभिन्नता 2 व्यक्तियों में जो कोई डिफरेंसेस हैं, क्या वो उनके बीच में मित्रता करने से रोकते हैं? उनके बीच में किसी तरीके के रिलेशनशिप स्टैब्लिश होने से क्या वो रोक सकते हैं, रोके जाने चाहिए? यहाँ ये सीधा सीधा प्रश्न पूछता है कि पहले तो कहता है कि आप वो अंतर फाइंड आउट कीजिए, कोई 3 अंतर फाइंड आउट कीजिए। 3 अंतर फाइंड आउट कर रहे हैं और फिर आप बताइए, जब आप ये अंतर तलाश लेते हैं कि क्या अंतर है, तो क्या आप इस बात पे सहमत हैं कि ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। और आप देखिए तमाम सारे इश्यूज हैं आपके, अभी हम बात भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे कि कुछ मेंस में प्रश्न भी पूछे गए हैं, आपके इससे भी
तमाम सारे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो आपके एथिक्स के पेपर में तमाम सारी चीज़ों को केस स्टडीज़ वगैरह में इस तरीके की जानकारी अगर आप इस एंगल से सोचते हैं तो आपका आंसर मतलब क्लोज टू एप्रोप्रिएट होना शुरू हो जाता है, तो बड़ी मदद मिलती है आपको। तो क्या विविधता हमारे बीच में किसी भी तरीके के एक होने से रोक सकती है? अब यहां पर हम थोड़ा सा किताब को रोकेंगे और थोड़ी सी विविधता अपने परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए विविधता है क्या, मतलब अगर डाइवर्सिटी अगर हम समझें तो हम क्या मतलब निकालेंगे कि डाइवर्सिटी मीन्स व्हाट? क्या डिफरेंसेस जो इनइक्वालिटीज है दो लोगों के बीच में उसको विविधता कहना उचित होगा? आपको क्या लगता है? बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, सभी के नाम पढ़ पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, सभी का स्वागत है। और आप मुझे बताइए कि अगर पूछा जाए कि क्या विविधता से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज डाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू यू, क्या क्या आशय निकालते हैं आप विविधता से? यहां अभी चूंकि अभी हम ये स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं, मैं अभी इसको थोड़ा सा जिन चीज़ों को हाईलाइट करना थोड़ा जूम कर दूंगा अभी आपको। तो ये स्टोरी लिखी हुई थी, स्टोरी मैंने आपको सुना दी। बस ये प्रश्न है जिसको थोड़ा सा, जिसके कॉन्टेक्स्ट में हम अपनी बात कह रहे थे कि जो दो कैरेक्टर थे उस कहानी के, जो दो पात्र थे समीर 1 और समीर 2, वो पहला प्रश्न ये पूछता है कि क्या इन दोनों कैरेक्टर्स में, इन दोनों पात्रों में जो डिफरेंसेस हैं क्या आप वो फाइंड आउट कर पा रहे हैं? और अगर फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो क्या वो डिफरेंसेस उनको दोस्त बनाने से रोक पा रहे थे क्या? तो यहां पर इसको समझें, उसके लिए समझना जरूरी है कि ये डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अभी अभी आप सभी लोग के जवाब मोटे तौर पे ठीक हैं। यहां बहुत बिना किसी टेक्निकलिटीज में फंसे हुए बहुत आसान भाषा में समझिए। जो विविधता है ठीक समझ रहे हैं आप मोटे तौर पर, लेकिन विविधता मतलब इनइक्वालिटी नहीं होता, असमानता नहीं होती। विविधता का मतलब होता है अंतर, डिफरेंसेस। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इन दो शब्दों का बड़ा भेद है। यहां अगर आप ये समझते हैं कि हम विविधता को कह रहे हैं कि ये कोई इनइक्वालिटी है, नहीं, यहां दो शब्द होते हैं, एक है असमानता और दूसरा है अंतर। ये इनइक्वालिटी है, ये डिफरेंसेस है। तो जब हम विविधता की बात करते हैं तो विविधता हमेशा अंतर की बात करता है कि डिफरेंसेस हैं, यहां इनइक्वालिटी की बात नहीं करता। आप देखिए असमानता एक नेगेटिव चीज है, और जब आप अंतर की बात करते हैं तो आप उस डिफरेंसेस को एक्सेप्ट भी करते हैं, आप स्वीकार करते हैं कि ठीक है, मैं ये हूं, मैं मोटा हूं, अगला पतला है, मुझे अंग्रेजी आती है, अगले को नहीं आती, मेरा ये धर्म है, उसका ये धर्म है, मेरी बिलीफ इस चीज में है, उसका बिलीफ इस चीज में है। तो आपके पास आपका जो अपना बिलीफ है, आपका जो अपना फेथ है, जो आपकी अपनी पोजीशनिंग है, वो किसी भी आधार पर हो, ठीक है, तो आप उसमें स्वीकार हैं, खुश करते हैं, आप उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप दूसरे के भी बिलीफ, दूसरे की भी आस्था, दूसरे के भी फेथ को उतना ही सम्मान देते हैं, और आप समझते हैं ठीक है, वो मेरे से डिफरेंस है लेकिन उसका अपना एग्जिस्टेंस है। यहां ये बात, ये शब्द को जानना इसलिए जरूरी है कि कई बार अभी जब हम तमाम सारे सोशल इश्यूज पढ़ेंगे, अभी आप मेंस की क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे, सोशल इश्यूज को लेके आपके इंटरव्यूज में बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो ऐसे में जब आप प्रॉब्लम की जड़ पे जाते हैं कि असल में आखिर दो धर्मों के बीच के लोगों के बीच संघर्ष क्यों हो जाता है, क्योंकि वो इन असमानताओं को प्रेफरेंस देते हैं। असमानता में मतलब होता है कि आई एम ग्रेटर देन यू, मैं आपसे श्रेष्ठ हूं। यहां ये आ जाता है, ये सारी चीजें, मैं अमीर हूं, आप गरीब हैं, ठीक है, ये सारी इनइक्वालिटी। यहां हम इन अंतर के रूप में इसको नहीं देखते। जब हम इसको इनइक्वालिटीज के रूप में देखते हैं तो वहां से संघर्ष शुरू हो जाता है। पता चला कि अगर आपसे कोई भी थोड़ा सा डिफरेंटली एबल्ड है तो आप उसको
एक कमी के रूप में उसको नजर देखना शुरू करते हैं और वो फिर कई सारी विसंगतियों को जन्म देता है। यही उद्देश्य है कि छठी क्लास के बच्चे को जो पहली चीज समझाई जाती है कि आप विविधता समझे, वो बच्चा भी समझे, और आपके लिए तो ये बहुत जरूरी है। यू सपोज टू बी एन ऑफिसर, कुछ ही दिनों में आप इस सिस्टम का हिस्सा होंगे। तो यहां पहली चीज, जब भी आप विविधता आपके कान में पड़े तो आप समझिए वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंसेस, ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इनइक्वालिटीज। हम असमानता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं विभेद के बारे में, अंतर के बारे में कि क्या डिफरेंसेस हैं उनके बीच में। तो पहली चीज, जैसे ही आप कहते हैं कि ठीक है हमारे बीच अंतर है, तो क्या हमारे बीच, हमारे एक होने की, हमारे बीच मित्रता की, दोस्ती की संभावनाएं हैं? ऑफ कोर्स यस, क्योंकि जैसे ही आपने अगले को उसके अस्तित्व के साथ स्वीकार कर लिया तो अपने आप फिर आपकी अपनी मान्यता उसके प्रति बढ़ जाती है और आप देखिए तमाम सारी समस्याओं का समाधान यहां से निकलना शुरू हो जाता है। तो चलिए हम वापस अपनी कहानी पे लौटते हैं। तो यहां किताब ये प्रश्न पूछती है कि एक तो अंतर, डिफरेंसेस बताइए, और दूसरा ये बताइए कि क्या ये डिफरेंसेस उनको रोक पाता है, और फिर चीजें ये अपने आप उन्हीं सारी चीजों को डिस्क्राइब करती हैं। ये कुछ एक्सरसाइजेस यहां इस पुस्तक में दिए गए हैं कि आप वो सूचियां बनाइए ऐसे त्योहारों की जिसको समीर 1 और समीर 2 मानते हैं, वो एक्सरसाइज हैं, ताकि आप उन डिफरेंसेस को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएं, आप ये समझ पाएं कि किस तरीके की डाइवर्सिटी हमारे देश में है। ठीक है, एक बड़ी अच्छी चीज ये कहता है कि क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति में, थोड़ा इसको जूम कर देता हूं, ये जो उनके नोट्स हैं, ये नोट्स हैं, ये बड़ा कमाल की चीजें हैं, जनरली अवॉइड हो जाते हैं ये हमारी अपनी रेगुलर स्टडीज में, लेकिन यहां से आपको कई सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं चीजों को सोचने के लिए। आप अपने नोट्स बनाने में आपको बहुत मदद मिल जाती है। तो यहां ये पहला तो ये पूछता है कि साहब वो क्या जो त्योहार हैं उनकी एक लिस्ट बनाई ताकि आप डिफरेंसेस को और ज्यादा क्लियर कर पाएं। दूसरी बात ये क्या कहता है कि क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकती हैं, ये किसी एक गर्ल स्टूडेंट को डिनोट कर रहा है, उसको संबोधित कर रहा है कि क्या आप किसी ऐसी परिस्थिति के बारे में सोच सकती हैं जब आपने उससे दोस्ती की जो आपसे बहुत अलग हो। इसका वर्णन एक कहानी के रूप में कीजिए। ये एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है कि यहां आप देखिए कई सारी चीजें कि आप खुद ही एज्यूम कीजिए कि अगर आप किसी अपने से बहुत डिफरेंट किसी व्यक्ति के बारे में सोचें, वो किसी भी आधार पर वो डिफरेंसेस हो सकते हैं, और अगर वो कौन सी परिस्थितियां होंगी, कौन सी चीजें होंगी कि आप डिफरेंसेस के बाद भी कॉमन चीजें तलाश सकते हैं। और अभी हम ये जब टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, जब कंक्लूड करेंगे, तो इस बात को और डिटेल में समझेंगे कि कैसे हमारी समस्याओं का समाधान भी मिलता है, यूपीएससी आपसे कैसे क्या चाहती है, तो ये कैसे छठी क्लास की एनसीईआरटी मदद करने वाली है हमारी। तो ये प्रश्न को बहुत ध्यान से रखने की जरूरत है कि क्या आप किसी ऐसी परिस्थिति के बारे में सोच सकती हैं जब आपने उससे दोस्ती की जो आपसे बहुत अलग है। वो कौन सी सर्कमस्टांसेस हो सकती है, यू डिसाइड। यहां ये आपको कहता है सोचने के लिए। तो आप भी अपने मन में एक विचार कीजिए कि क्या इस तरीके की कोई परिस्थितियां हो सकती हैं कि जो दो डिफरेंट लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आपके पास नंबर्स ऑफ एग्जांपल्स आने शुरू हो जाएंगे, और फिर आप देखेंगे कि फिर समस्याएं और आपकी ये सोल्यूशन किस तरीके से आपको खुद सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाना शुरू करते हैं, और तमाम सारे सोशल इश्यूज के जवाब आपके मिलने शुरू हो जाएंगे। और फिर जब हम पॉलिटी की पूरी फ्रेमिंग की बात करेंगे तो आप देखेंगे यही सारी बातों को ध्यान में रख के पूरा फ्रेम संविधान का बनाया गया है। और अभी थोड़ा सा एक बार हम इससे गो थ्रू हो लें, फिर देखें कि प्रस्तावना कैसे बात करती है, कैसे हमारे मौलिक कर्तव्य हैं जो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, परीक्षाओं के किन किन एस्पेक्ट में यहां से क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार थोड़ा इससे गो थ्रू होते रहे हम सब लोग। ओके, अब यहां ये चीज ये कहता है, और फिर अपने आप ही ये एनसीईआरटी यहां ये बताती है कि आप स्टोरी जब बनाएंगे तो आप देखेंगे कि हर व्यक्ति की अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वो स्टोरी लिखता है। ऑब्वियसली कि जब आप अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को बात लिखेंगे, आप शहर में रहते हैं तो ऐसी परिस्थितियों को सोचेंगे, गांव में रहते हैं या कहीं आप ट्राइब में हैं, कहीं किसी और परिस्थिति में हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को सोचना
शुरू करेंगे। ओके, अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमको समझना है कि ये जो विविधता है, ये विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? आखिर डाइवर्सिटी कैसे प्रॉस्पेरस कर सकती है हमारी अपनी लाइफ को? हमारा जीवन कैसे प्रॉस्पेरस हो सकता है? कैसे हम समृद्ध हो सकते हैं? आखिर विविधता का कैसे कैसे मदद कैसे करती है? तो यहां इसने कह दिया कि एक सूची बनाइए जो भारत के अलग अलग प्रांतों के कौन कौन से व्यंजन खाए जाते हैं, अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाइए जिनके आप कुछ शब्द जानते हैं। तो ये तो ठीक है, एक एक्सरसाइज है। मोटे तौर पे यहां बच्चों के लिए तो ये ध्यान में लिख दिया गया कि साहब विविधताओं के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो आप यहां मोटे तौर पे समझ सकते हैं कि नहीं साहब, हमको अलग अलग कल्चर का पता चल जाता है, अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में हम अवेयर होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, व्यंजन मिलते हैं अलग अलग, हमारे पास तमाम सारे पकवान के ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तमाम सारे त्योहारों को हम इंजॉय कर पाते हैं। लेकिन जब आप एक सिविल सर्वेंट के रूप में इस बात पर विचार करते हैं, प्रश्न वही है, प्रश्न यही है कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। तो छठी क्लास के बच्चे को समझाने के लिए तो ये मोटे तौर पे ये सारी बातें हैं कि आप अपनी वास्तविक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग कि आपके डिफरेंट अलग अलग कपड़े, व्यंजन, ये सारी चीजें जो हमने समझी वो तो आपको अपॉर्चुनिटी अलग अलग तरीके से देते हैं। लेकिन एक सिविल सर्वेंट जब इसको सोचेगा तो कैसे सोचेगा? आप अपने अंदर जब एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच डेवलप करते हैं अपने थॉट में, तो वो कैसे आएगी? तो आप देखिए हमारे जीवन को समृद्ध विविधता कैसे करती है। तो विविधता समृद्ध कैसे करेगी? यहां आप इसको ऐसे समझिए कि यहां अक्सर आप एक शब्द सुनते हैं कि भारत एक सहिष्णु देश है। ठीक है, वी आर अ टॉलरेंट कंट्री। व्हाट इट मीन एग्जैक्टली? जब हम ये कहते हैं कि भारत एक सहिष्णु देश है तो क्या क्या मतलब हुआ इसका? सहिष्णुता का क्या मतलब? व्हाट डू यू थिंक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वी आर टॉलरेंट? व्हाट इट मीन? भारत एक सहिष्णु देश है, क्या मतलब इसका? सहिष्णुता का क्या मतलब? बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करना क्या बहुत अच्छी बात होती है? जब आप ये कहते हैं कि मैं किसी को बर्दाश्त करता हूं, मतलब आप, ये बड़ी अच्छी बात है बर्दाश्त करना। आप कहिए मैं अपने पिताजी को बर्दाश्त करता हूं, तो वो भी आपको बर्दाश्त ही करते होंगे। तो क्या ये बड़ी अच्छी बात है किसी को बर्दाश्त करना? नहीं, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आप देखिए, जब आप ये कहते हैं कि मैं किसी को बर्दाश्त करता हूं, तो साइमल्टेनियसली आप ये स्वीकार करते हैं कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है ना? इस बात को अब आपको ऐसे देखने की जरूरत है कि आप बर्दाश्त करते ही तब हैं जब आपके सामने कोई विकल्प नहीं होता। ठीक है, जैसे ही विकल्प आ जाता है आप किसी भी चीज को फिर बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि अब आपके पास विकल्प होते हैं। तो जब भी आप कहेंगे मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ठीक है, आपके पास कोई विकल्प है ही नहीं। तो ये बड़ी अच्छी चीज नहीं है। तो टॉलरेंट जो अंग्रेजी का शब्द है ये बहुत लिमिटेड डिफाइन करता है, लेकिन जो हिंदी का जो सहिष्णुता शब्द है ये कमाल का शब्द है। इसकी व्याख्या बड़ी बड़ी ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव है, इसका बहुत अच्छी व्याख्या है इसकी। सहिष्णुता का मतलब ही होता है टू एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर्स, दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना। और दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करने में जो सबसे बड़ी बात होती है, ये होगा ही तब जब आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट होते हैं। कोई भी व्यक्ति जब अपने आप का पेट भरा हुआ है, फिर आपको बाकी लोगों की भूख नजर आती। ठीक है, आपका शरीर स्वस्थ है तो शायद आप दूसरों के दर्द को समझ पाओ। ठीक है, आपका अपना परिवार सुरक्षित है तो फिर आप शायद दूसरे की सुरक्षा का महत्व समझ पाओ। तो दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार ही आप तब करोगे जब आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट होगे। अगर ये किसी भी जगह पे आप इसको लागू कर सकते हैं, दूसरे के धर्म की इज्जत कर ही वो पाएगा जिसकी अपनी धर्म के बारे में उसको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर मुझे लगता है कि मेरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो अजेय हैं, ठीक है, उनको कौन हरा सकता, मेरा धर्म सनातन है, ये पहले था, रहेगा, हमेशा आज भी ये रहेगा,
तो मेरा धर्म खतरे में नहीं। आपका हो सकता है, जिसका है उसका है, मेरा खतरे में नहीं, मेरे राम को खतरा नहीं। मेरी बड़ी प्रगाढ़ आस्था है इस बात में कि मेरे ईश्वर कण कण में है। तो मैं जिनको ईश्वर मानता हूं वो कण कण में है। तो मैं कभी मेरा ये आग्रह नहीं होगा किसी तीर्थ विशेष को लेकर, उसकी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन मेरा आग्रह नहीं होगा कि नहीं साहब यही तीर्थ, यही सब कुछ, क्योंकि मैं ईश्वर के प्रति जो मेरी आस्था है वो मुझे हमेशा गाइड करती रहेगी। ठीक है, तो दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करने की पहली शर्त है कि आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट है या नहीं है। आप देखिए, ये हमेशा से ऐसा होता है, जो स्टूडेंट बहुत अच्छा है पढ़ने में वो हमेशा दूसरे अच्छे स्टूडेंट को वरीयता देगा, प्राथमिकता देगा। उसको अगर कोई भी ऐसी चीज मिलती है कि यार ये वाला स्टूडेंट मेरे से बेहतर जानता है, वो सीखने की कोशिश करेगा। उसको लगता है ये मटेरियल या ये टीचर मेरी बहुत मदद कर सकता है, वो एकदम से उसके लिए प्रयास करेगा। लेकिन ये वही स्टूडेंट करेगा जो खुद बहुत एफर्ट्स कर रहा है। जो स्टूडेंट बिल्कुल पढ़ता लिखता नहीं, उसको आप 20 ज्ञान देते रहो, सारी बातें बताते रहो, लेकिन उसकी बात ही समझ में नहीं आई, वो हमेशा यही बात करेगा कि साहब ये वैकेंसीज, ये सब फ्रॉड है, सब सीटें बिकी रहती हैं, बड़ा करप्शन है, ठीक है, ये वो दुनिया भर की प्रॉब्लम, मौसम ऐसा है, ये दिक्कत वो दिक्कत। क्या ये दिक्कत उन विद्यार्थियों के साथ नहीं है जो आपके साथ बैठ के परीक्षा देंगे और इस परीक्षा को टॉप करेंगे? ठीक है, तो जब आप इस बात पे फोकस करते हैं तो फिर आप डिफरेंट एंगल से सोच पाते हैं। तो इसलिए चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। तो टॉलरेंस, जो सहिष्णुता के संदर्भ में हम जिस शब्द को इस्तेमाल करते हैं वो यही है कि दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना, और इसका मतलब ये कि हम विविधता को स्वीकार कर रहे हैं। और यही वजह है कि हमारा संविधान शुरुआत ही इस बात से करता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और आप देखिए, हम अभी जब इसको डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे तो इसको और डिटेल में बात करेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग, ये जो शब्द लिखा गया, ये एज अ सोर्स ऑफ पावर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की शक्ति के स्रोत के रूप में हम वी द पीपल ऑफ इंडिया को कंसीडर करते हैं। ये एवं ही लिख दिया गया? नहीं, हमने ये स्वीकार किया कि वी आर कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, ये विभिन्नताओं का देश है, यहाँ डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट जेंडर के लोग हैं, उनकी अपनी अलग अलग परिस्थितियां हैं। तो जब हम देश को संबोधित करेंगे, देश के विकास के बारे में बात करेंगे, राष्ट्र की बात करेंगे, तो हमको वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करनी पड़ेगी। हम किसी एक समुदाय विशेष की बात नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर सकते, किसी परिस्थिति में रहने वाले, खास परिस्थिति में रहने वाले लोगों की बात नहीं कर सकते। हम किसी को प्राथमिकता दे सकते हैं कंपैरेटिवली, जैसी आवश्यकता पड़े, लेकिन हम जब भी देश की उन्नति के बारे में बात करेंगे, राष्ट्र की उन्नति के बारे में बात करेंगे, तो हमको वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करनी पड़ेगी। और जो वी द पीपल ऑफ इंडिया के पीछे का सोर्स है वो यही है, विविधता, डाइवर्सिटी। क्योंकि वी एक्सेप्ट, तो हम सहिष्णु हैं ही इसलिए क्योंकि हमारे देश विविधताओं से भरा पड़ा हुआ है। और यह सहिष्णुता हमेशा ताकतवर लोगों का ही आभूषण है, कमजोर सहिष्णु नहीं हो सकता। सहिष्णु होने के लिए आपका कॉन्फिडेंट होना, अपनी चीजों में अपने विश्वास, अपने ऊपर आस्था होना, विश्वास होना, अटूट विश्वास होना, ये बहुत आवश्यक है। तो ये मजबूत का आभूषण है, ये कमजोर सहिष्णु हो ही नहीं सकता। इसीलिए जब हम ये कहते हैं कि इंडिया इज अ टॉलरेंट कंट्री, इट्स अ पॉइंट ऑफ प्राइड, ये गर्व का विषय है कि अगर हम अपने आप को टॉलरेंट कर पाते हैं। और हम हैं क्यों? क्योंकि वी आर कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं का देश है। तो विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, मेरे ख्याल से ये एक अलग एस्पेक्ट है जो क्लियर हो गया होगा आपको कि ये हमें सहिष्णु बनाती है, और तमाम सारे एस्पेक्ट्स हमारे अपने आप इससे खुलने शुरू हो जाते हैं। यहां तक की बात समझने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहां एक बार ये इसी चीज को इस किताब ने डिस्क्राइब किया है। थोड़ा सा किताब की भी बातों को करते जाएं ताकि आपका कॉन्फिडेंट हो कि आप कॉन्फिडेंट हो सके कि हम बुक से गो थ्रू हो चुके हैं। अब देखिए, यहां एक एग्जांपल देता है, ये हालांकि आपके सोचने में बहुत मदद करता है, आपकी थॉट को शेप देने में ये सारे एग्जांपल
बहुत मदद करते हैं। है तो ये छठी क्लास के बच्चे के लिए एक्सरसाइज, लेकिन आप सिविल सर्वेंट्स को भी एक एंगल मिल जाता है कि नहीं साहब, ये चीजें हमारे इन प्रोस्पेक्टिव से अगर हम अपनी जानकारियों को अरेंज करेंगे तो हमारे आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, इंटरव्यूज में बहुत मदद मिलती है। तो ये कहता है कि मान लीजिए आप एक चित्रकार या कहानीकार हैं जो इस जगह पर रहते हैं, ऐसी जगह के लिए, ऐसी जगह के जीवन पर एक कहानी लिखे या चित्र, मतलब आप किसी भी परिस्थिति में, आप अपनी ही परिस्थिति को एज्यूम कीजिए कि आप जैसे ही माहौल से रहते हैं, अगर उस पर आपको कोई स्टोरी बनानी हो तो आप देखिए अपने आप स्टोरी में डिफरेंसेस आ जाएंगे जो हमने बात किया है अभी। फिर ये लिखा कहता है कि क्या आप सोचती हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मजा आएगा। मतलब इन्होंने एक कंडीशन बनाई है कि 2 कंडीशन है कि अलग अलग जगह हैं, हम उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आप जिन भी कंडीशन, आप इसका एग्जांपल अपने आप से ले लीजिए कि आप जिन भी कंडीशंस में रहते हैं, अगर वो डाइवर्स सिचुएशन है सपोज, तो क्या वो वहां रहने में आपको मजा आएगा, और वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी जो आपको लगेगा कि काश ये और होती जहां भी आप रहते हैं, उन किन चीजों को आप वहां देखना चाहेंगे। और आप देखिए ये एक सवाल ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है जो आपको समझना चाहिए। जब भी आप अपनी परिस्थितियों को, अपनी सिचुएशन को आप डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दीजिए, आप दूसरे की कंडीशन के बारे में भी बात करेंगे, तो जब तक आपकी बातें प्रॉब्लम ओरिएंटेड होंगी तो आप वो लिस्ट बनाएंगे कि साहब हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। साइमल्टेनियसली आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या कर दिया जाए कि यहाँ की चीजें अपलिफ्ट हो सकें, ठीक है, इनकी भी डेवलपमेंट, इनका भी विकास हो सके, चाहे इनकी कोई भी परिस्थितियां, कोई भी विश्वास हो, ये कितने भी डाइवर्स क्यों ना हो अपने आप में। तो आपकी बातें फिर अचानक से सोल्यूशन ओरिएंटेड होना शुरू हो जाती। एनसीईआरटी पढ़ने का ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो आपको इस तरीके के आपके थॉट प्रोस्पेक्टिव को भी इंप्रूव करता है। अलग अलग प्रोस्पेक्टिव्स आते हैं आपके थॉट में, अलग अलग संदर्भों में आप विचार करना सीखना शुरू कर देते हैं। तो बहुत जरूरी है एनसीईआरटी पढ़ना। एक तो जो एनसीईआरटी का महत्व है आप सारे उससे अवगत हैं कि एक तो ये बड़ी जटिल चीजों को बड़ी आसान भाषा में ये समझा देता है। दूसरा जो महत्व है कि ये जिन फैक्ट्स को लेकर आता है वो बड़े ऑथेंटिक होते हैं, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। और तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि वो जो आपको डायमेंशंस देता है सोचने के लिए कि देखिए ये भी वो डायमेंशंस है, ये भी वो एरिया है, ये भी वो संदर्भ है, इन कॉन्टेक्स्ट में भी आपको सोचने की जरूरत है। तो आपके विचारों में, आपकी पर्सनालिटी में एक संपूर्णता आती है, जरूर इसको वैल्यू देने की जरूरत है आपको। ओके, अब इसके बाद फिर यहां वही लिस्ट की बात की गई है कि ये कौन सा भारत के लोग जो विविध तरीकों से नीचे काम करते हैं उनकी लिस्ट बनाइए। ये छठी क्लास के बच्चे का एक्सरसाइज है। हम अपने मेन चीजों पर आते हैं। अब आ जाइए, यहां एक प्रश्न है कि हम अपने विविधता को कैसे समझें। बड़ा महत्वपूर्ण है ये भी। यहां प्रश्न है कि हम अपनी विविधता को कैसे समझें। हम एकदम से लाइन बाय लाइन चीजें, पहले ये क्या कहते हैं इसी को समझ लेते हैं। ये कहता है कि करीब 200-225 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल चलकर जाते थे, जो भी कम्युनिकेशन मीडियम उनके पास अवेलेबल था। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आप ये देखिए। ये बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। असल में हम इस हेडिंग में जो समझ रहे हैं कि आखिर वो कौन से कारक हैं जिससे हमारे देश में इतनी विभिन्नताएं हैं, आखिर कैसे हम इतने विभिन्न हो गए। तो उसमें कुछ चीजों को ये हाईलाइट कर रहा है। अभी हम और भी बात करेंगे अपने कॉन्टेक्स्ट से। पहले एक बार पुस्तक क्या कहती है उसको समझ लेते हैं। तो ये बताता है कि साहब जो कहीं पर बस जाने के लिए वो जहां रह रहे हैं वहां डाइवर्स सिचुएशन है, अपोजिट सिचुएशन है, सूखा है, बाढ़ है, ठीक है, अनाज नहीं मिल पा रहा है, वो उस जगह से माइग्रेट होना चाहते हैं दूसरी जगह। जीवन यापन बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। तो वो हो जमीन की तलाश में या फिर व्यापार की उन्नति के लिए, उसके बढ़ावे के लिए लोग एक दूसरे से दूसरी जगह पर जाते थे।
चूंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल, जो हमने कारण समझा, अकाल के कारण कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भरकर खाना तक नहीं मिलता था तो वो नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ लोग युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। कारण कुछ भी हो, लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते थे। क्योंकि पुराने समय में जो कम्युनिकेशन मीडियम था वो बहुत कम था, तो आप एक बहुत लंबी दूरी, सैकड़ों हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके अगर कहीं जाते हैं और आपके लिए फेवरेबल सिचुएशंस मिलती है आपके जीवन यापन के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं होता था कि आप वहां से कमा के फिर वापस लौट जाएं। आज तो कम्युनिकेशन मीडियम इतना स्ट्रांग है, ट्रेनें, बसेस, हवाई जहाज, तमाम सारे कम्युनिकेशन मीडियम है। आप तमाम सारे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज। तो आप पता चला अमेरिका में भी चले जाते हैं कमाने, ठीक है, क्योंकि अब कम्युनिकेट करना आसान है। लेकिन जब इन यात्राओं में महीनों वर्षों लगा करते थे, बहुत टफ यात्राएं हुआ करती थी, यात्रा के दौरान आपके जीवन का खतरा रहता था, तो फिर लोग इस तरीके से यात्राओं में उनकी बड़ी फ्रीक्वेंसी नहीं होती थी। जब वो एक बार चले गए तो फिर सेटल हो गए, वो फेवरेबल सिचुएशन मिली तो वो बस जाते थे। अब इससे होता क्या था कि मान लीजिए आप कहीं, जैसे सपोज आप कहीं बिहार में रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, और आप अवसरों की तलाश में बड़े शहरों में जाते हैं, दिल्ली, बंबई। अब यहां आके आप रहते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ की जो परिस्थितियां हैं, जो वातावरण है, जो कल्चर है, वो बहुत हद तक अडॉप्ट करते हैं, भाषा सीखने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप जिन परिस्थितियों में आपकी परवरिश हुई है वो एकदम से डिलीट हो जाती है, वो भी आपके पास रहती है। तो आपका अपना कल्चर, यहां से कुछ नया सीखा, भी एक नए तरीके के कंपोजिट कल्चर को ये क्रिएट करना शुरू कर देता है। और ये फिर विभिन्नताओं का, जो हमारे देश में विविधता का जो कारण है, एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बना। आप इतिहास में पढ़ते हैं कि सदियों से तमाम सारे लोग हमारे देश में आते रहे, यहां तक कि इंडस सिविलाइजेशन में भी ऐसा कहा जाता है कि हमारे अरबों के साथ संबंध थे, ठीक है, हम समुद्री मार्ग से उनसे रिलेशन स्टैब्लिश करते थे। कई लोग, तमाम सारे विवाद हैं कि आर्यंस बाहर से आए हैं, फिर तमाम सारे और इन्वेडर्स हैं, आप देखिए यूनानी आए, तमाम सारे लोग आए यहाँ पर। उसके बाद तुर्क, मुगल, सारी कहानियां आपको मालूम है। फिर उसके बाद तो अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, ये सारा कुछ आप, सारी स्टोरी आप अच्छे से जानते हैं। तो वो नए अवसरों की तलाश में आते थे, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी जीवन शैली को लेकर आते थे, यहां सेटल होते थे, यहां की जीवन शैली से प्रभावित होते थे, और वो फिर एक मर्ज होके एक नए प्रकार की संस्कृति बननी शुरू हो जाती थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसने हमारे देश में विविधताओं को जन्म दिया। हम डाइवर्सिटी जो हमारी है वो ऐसे ही नहीं आई, ये लगातार वर्षों की प्रक्रिया है जिसने हमारे देश में डाइवर्सिटी बनाया। तो एक कारण तो ये है जो पुस्तक भी कहती है। चलिए हम अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। ये क्या कहता है आगे कि जब लोग नई जगह पे बसना शुरू करते हैं तो उनके साथ रहन सहन थोड़ा बदलाव, वही चीज जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। अच्छा, फिर ये दूसरा कारण बताता है। दूसरा कारण ये क्या कहता है कि ठीक इसी तरीके से लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक परिस्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। यानी ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आप किसी एक अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन में आपकी परवरिश हुई है, फिर आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किसी अन्य जगह पे जाते हैं, निश्चित रूप से कई बार भौगोलिक परिस्थितियां बदल जाती, तो आपको उसके साथ सामंजस्य बैठाना पड़ता था। अंग्रेज भी आप देखिए जब यहां आए, वो ठंडे प्रदेशों से आए थे, और ठंडे प्रदेशों से आए, भारत में एक गर्म देश था, यहाँ की जो भौगोलिक से बड़े चैलेंजेस थे शुरुआत में उनके पास। तो आप देखिए शुरुआत में वो जो वॉयसराय और उनके बड़े बड़े ऑफिसर थे, सब शिमला, मसूरी, पुणे, दार्जिलिंग, जो ठंडे प्रदेश थे, यहाँ उन लोगों ने अपने आप को शुरुआत में सेटल किया। फिर जैसे जैसे चीजें बदलती गई, वो उन्होंने भी अपने अंदर बदलाव करने शुरू कर दिए। ये हर सभी लोग, हम भी कहीं भी जाते हैं तो उस परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं। तो कई बार ये भौगोलिक विविधताएं भी अगर जो हमारा ट्रांसमिशन होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो भौगोलिक विविधता भी एक बड़ा कारण है जो डाइवर्सिटी क्रिएट करती है। और क्या कहती है पुस्तक, इसने उदाहरण भी दिया कि समुद्र के पास रहने वालों में और पहाड़ी इलाकों में रहने वालों में बड़ा फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल फर्क है,
ठीक है, ना केवल वहां के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वो करेंगे वो भी अलग अलग होंगे। जाहिर सी बात है, दोनों की जरूरतें अलग अलग हैं। अच्छा, शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अपना अनाज उगाते हैं, वे इन चीजों के लिए बाजार पर ही निर्भर करते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, आप देखिए, ये एक ऐसी चीज है जो तमाम सारी समस्याएं, जब आप इकोनॉमिक्स में भी कई सारी चीजें पढ़ेंगे, अक्सर आप कहानियां सुनते हैं कि साहब वहां मुंबई में जो मजदूर हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो गई, वहां के लोकल लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब मुंबई महाराष्ट्रियों के लिए है, ठीक है। तो तमाम सारे संघर्ष होते हैं बिटवीन स्टेट्स, ये सारी चीज, जबकि भारत एक है और हम सब भारत के निवासी हैं। वी हैव अ राइट टू मूव एनीवेयर इन दिस कंट्री, हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं। वी हैव अ राइट टू चूज और ऑक्यूपेशन, हमको हमारा पेशा चुनने का अधिकार है, हम कहीं भी सेटल हो सकते हैं, वी कैन रिसाइड एनीवेयर इन दिस कंट्री। तो ये सारी मौलिक अधिकार होने के बावजूद भी इस तरीके के संघर्ष होते हैं। तो तमाम सारी परिस्थितियां इसके पीछे जिम्मेदार हैं, वो सब इकोनॉमिक्स और बाकी सेगमेंट्स में आप डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन उसका एक ग्लिम्स एक छठी क्लास के बच्चे को भी एनसीईआरटी समझाने की कोशिश कर रही, जो आपके लिए भी बड़ी मददगार है, कि जब भी हम अलग अलग जगहों से किसी बड़े शहर में आके रहते हैं, तो निश्चित रूप से गांव में थे, सब्जियां उगा रहे थे, अनाज उगा रहे थे, तो हमारा जुड़ाव उस खेती किसानी उन सारी चीजों से था, जुड़ा हुआ था, हम उनकी जरूरतों को समझते थे। हमारे उससे जुड़ी हुई जो कल्चर है, उससे जुड़ा हुआ जो आवश्यकताएं हैं, उससे जुड़ी हुई जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं, उस पे हमारा फोकस होता था। लेकिन जब शहरों में आते हैं, ज्यादातर यहाँ की इकोनॉमी सर्विस पर डिपेंड करती है कि आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बड़े संस्थानों में, आप इलाज के लिए आ रहे हैं, बड़े अस्पताल यहाँ हैं, बड़े बड़े उद्योग यहाँ हैं। तो यहां जब आते हैं तो सर्विसेज में काम, मजदूरी भी है, वो भी एक तरीके की सर्विस है। तो आप यहां प्रोडक्शन से, मतलब इस तरीके सीधे प्रोडक्शन से नहीं जोड़ते, आप हर चीज को खरीदते हैं। तो ये एक नई तरीके की संस्कृति पैदा होती है जो बाजारवाद को पैदा करती है। आप देखिए, शहरों के लोग हमेशा उनके जो खर्चे हैं और जो गांव के लोगों के खर्चे हैं, तो उसमें बड़े डिफरेंस है। कई सारी चीजें यहाँ मैंडेटरी हैं, ये खर्च करना ही पड़ेगा। शहर में रह रहे हैं, मोबाइल में नेट कनेक्शन तो चाहिए, हालांकि अब तो वो गांव में भी चाहिए, लेकिन तमाम सारे ऐसे खर्चे जो केवल आप गांव, शहर से गांव चले जाएं, वो एकदम से रुक जाएगा। ये उन शहरों की आवश्यकताएं, उस जगह स्थान विशेष की आवश्यकताएं, और ये फिर वही चीज एक नई तरीके के कंपोजिट कल्चर को ये क्रिएट करता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसको भी समझें। एनसीईआरटी यहां यही इशारा कर रही है कि अक्सर जब वो आते हैं तो वो लोग भूल जाते हैं, और इसका फिर इन चीजों को ये उदाहरण देकर भी आगे समझाती, जिसको समझते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये उदाहरण देती है कि आइए भारत के दो भाग, लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए हम ये समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बहुत कुछ अंदाजा लग जाएगा यहां से चीजों को समझने का। तो यहां सबसे पहला लद्दाख की बात करते हैं। यहां आपके मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं, पीडीएफ कैसे मिलेंगी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी, डोंट वरी, ठीक है। आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड होगी। अभी तो चीजें शुरू ही हुई हैं, आज हमारी एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। ये चीजें आने वाली क्लासेस में और बेहतर तरीके से हम इसको करेंगे। हम आपके एमसीक्यूज भी लेके आएंगे, पीडीएफ भी उसके लिए प्रोवाइड कराएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका, उसको भी कंसीडर करना है। और फिर ताकि आपको एक मोटे तौर पे अंदाजा लग जाए कि आपके जो विषय हैं उनको आपको डील कैसे करना है। तो चूंकि एनसीईआरटी सारे स्टूडेंट हैं कि साहब पढ़ना चाहते हैं, कहते हैं पढ़ना चाहिए भी, तो हम आपकी मदद के लिए जो एनसीईआरटी वाला सेगमेंट है, फोकस ये है, मोटिव ये है कि एक बार आप हमारे साथ गो थ्रू हो जाएं, ताकि यहाँ जो लिखी हुई चीजें, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उससे भी आप गो थ्रू हो जाएं, और इससे जुड़ी हुई कुछ अगर अतिरिक्त बातें आपको बताने की आवश्यकता है तो हम वो भी साथ ही साथ बताते जाएं, ताकि आप टोटलिटी में चीजों को समझ पाएं। क्लियर है बात? ओके, चलिए तो यहां आते हैं। यहां इसको सारे पॉइंट पढ़ते हैं। कई बार एनसीईआरटी के जो फैक्ट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप देखिए, कई सारी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आप भी इस बात को आपने गौर किया होगा, कई बार वो एनसीईआरटी से ही लाइन बाय लाइन वहां से कॉपी करके पूछ लिए जाते हैं।
तो बड़ा महत्व है, खास करके एनसीईआरटी की जो फैक्ट्स हैं उस पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। कई सारी किताबें होती हैं, मतलब कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका सोर्स ही समझ में नहीं आता। आप देखिए अभी 2019 का आर्ट एंड कल्चर का कोई प्रश्न था, कोई चित्र लेके पूछा है किसकी चित्रकारी है, तो सभी लोग परेशान, यार ये कहां से पूछ लिया, कैसे पूछ लिया। बाद में पता चला कि वो ऐसा ही एक पिक्चर बनी हुई थी जहांगीर के टाइम की, और फिर एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, वही प्रश्न उठा के पूछ लिया। तो कई बार ये जो पिक्चर वगैरह दी जाती है एनसीईआरटी में, ये भी इनका भी बड़ा महत्व होता है, तो बहुत ध्यान से इनको समझने की जरूरत है। ओके, तो ये क्या कहता है, ये किताब क्या कहती है? ये कहता है कि लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। अब आपको मालूम है कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, हम बात करेंगे इसके बारे में भी डिटेल में। तो लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहां पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती, और यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के लिए पानी के लिए गर्मी में महीनों पे बर्फ के पिघलने पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। ठीक है, इस तरीके के फैक्ट्स कई बार पूछ लिए जाते हैं। ये ऊन कीमती है इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करने के लिए कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। अब देखिए दो बातें निकल के आई कि पश्मीना बकरी होती लद्दाख में, लेकिन चूंकि व्यापार इनका कश्मीर में है, तो जो मुख्यतः पश्मीना की शालें कश्मीर में ही तैयार होती हैं। यानी इनका जो कच्चा प्रोडक्शन है वो लद्दाख से आता है, और इनका जो क्या कहते हैं, इनका प्रोडक्शन हो रहा है वो कश्मीर में हो रहा है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज एवं मांस खाते हैं हर एक परिवार में। ये बता रहा है कि क्या इनका कल्चर है सारी चीजें। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए, आकर्षित हुए, व्यापारी भी आकर्षित हुए, और ये बताता है लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ कई सारी घाटियां हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आखिर दुनिया के बाकी हिस्से के लोग तिब्बत कैसे पहुंचे? वो माउंटेन एरिया से घिरा हुआ है, तो पहुंचे कैसे? तो ये बताता है कि साहब लद्दाख की जो घाटियां थी वो उनको रूट प्रोवाइड कराती थी। ठीक है, इलाके में पहुंचते जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर आते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा इसी इलाके से। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी, बहुत महत्वपूर्ण, आपसे प्रीलिम्स का सवाल पूछ सकता है कि भारत के किस राज्य को छोटा तिब्बत कहते हैं। ठीक है, और फिर पढ़ते रहिए, फिर अब ढूंढते रहिए कहां मिला, कहां मिलेगा। आप देखिए छठी क्लास के बच्चे को भी पता है ये कि लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहां लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। अब यहां अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। 400 साल पहले ही आ गए थे। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। मौखिक संग्रह है, लिखित नहीं है, मतलब ये ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप सोचिए अगर यहाँ के लोग माइग्रेट होते हैं तो ये जो एक पुरानी परंपरा है, चूंकि मौखिक संग्रह, ये अपने आप डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो अपने संस्कृतियों से अलग होके बहुत कई 1-2 पीढ़ियों से भी रह रहे हैं, अब उनको अपनी पुरानी संस्कृति का ना ही उतना ज्ञान है, और चूंकि ज्ञान ही नहीं है तो वो अटैचमेंट नहीं है, ना ही उस तरीके का गर्व है, और फिर हमारी अपनी कोई संस्कृति नहीं रह जाती। हमको किराए की संस्कृति पे अपना जीवन यापन करना पड़ता है। वो नए तरीके के संघर्षों को जन्म देता है। ओके, तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा, देखिए एक और फैक्ट, तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये इस तरीके के प्रश्न प्रीलिम्स में खूब फेवरेट होते हैं यूपीएससी के, अलग अलग राज्य लोक सेवा आयोगों के। तो केसर सागा ये एक ग्रंथ है जो काफी प्रचलित है। ठीक है, और ये ग्रंथ कहां का है? ये तिब्बत का ग्रंथ है जो कि लद्दाख में बहुत प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही गाते हैं। ठीक है, ये पोएट्रिक फॉर्म में है, और उसके ऊपर विश्वास मुसलमानों का है, जो स्थानीय मुसलमान है उनका भी और बौद्धों का भी है। बहुत बढ़िया। ठीक है, उस पर गाना गाते हैं, उस पर नाटक खेलते हैं।
अच्छा, और क्या है, और क्या कहता है ये कहता है, अच्छा ये एक लद्दाख के बारे में इसने इंफॉर्मेशन दी। अब ये बताता है केरल के बारे में, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये मैं लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि ये नहीं कि इसको शॉर्ट में करके हम आपको बता दें, आपको भी कॉन्फिडेंट हो जाए कि हमने लाइन बाय लाइन चीजों को देख लिया, तो आपको ये लगेगा कि चलो छठी क्लास की एनसीईआरटी तो कंप्लीट हुई। ऐसे ही हम सारे पार्ट को, सारे चैप्टर्स को करेंगे, जहां जहां जो जो इंपॉर्टेंट चीज होंगी आपसे डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो इन्हीं क्लासेस में ही आपकी कम से कम एनसीईआरटी तो कवर हो ही जाएगी। ओके, केरल भारत के दक्षिणी पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काले मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। हिस्ट्री में आप इसको बहुत डिटेल्स में पढ़ते हैं कि किस तरीके से यहाँ सबसे पहले वास्को डी गामा वगैरह आए, ये सब आप पढ़ते हैं डिटेल में। अच्छा, सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ये लिखिए, अपने आप में एक फैक्ट मिल जाता है। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल में आए। आ जाएगा निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन चाहिए, फाइंड द करेक्ट सेंटेंसेस। और इस तरीके से सबसे पहले यहूदी आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, इस तरीके से आ सकता है। तो सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस, ये देखिए धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहां आए। देखिए तमाम सारे थॉमस चर्च हैं, तमाम सारे स्कूल कॉलेज संत थॉमस के नाम से बनाए जाते हैं, क्रिश्चियन कॉलेजेस, स्कूल्स बहुत सारे हैं। तो वो जिस संत के नाम पे बनाए जाते हैं, ये माना जाता है कि लगभग 2000 साल पहले वो केरला में आए, सबसे पहले केरला में आए। और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये मेरे ख्याल से ये पूछा भी गया है किसी प्रीलिम्स एग्जाम में कि भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको है, किसने क्रिश्चियनिटी ब्रिंग की इधर इंडिया में, तो वो सेंट थॉमस थे। और वो आए कहां, सबसे पहले केरला में आए, लगभग 2000 साल पहले। अरब से कई व्यापारी यहां आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहां आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहां बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहां पहुंचा। ये देखिए वास्को डी गामा यहां पहुंचा तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक की समुद्री रास्ता जाना। तो आपको मालूम है कि वास्को डी गामा को ही माना जाता है कि भारत का खोज उन्होंने किया यूरोपियंस के लिए, कि यूरोपियन सबसे पहले समुद्री सी रूट को जान पाए जब वास्को डी गामा भारत पहुंचे। और भारत में वास्को डी गामा कहां पहुंचा, केरला पे। ठीक है, इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म शामिल है। ऑब्वियसली जब इतने सारे लोग यहाँ के रहेंगे, बसेंगे, कंपोजिट कल्चर होगा, सभी धर्मों के मानने वाले लोग मिलेंगे, बिल्कुल ठीक। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहां पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वो चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। अच्छा, ये जो जाल यहाँ इमेज भी बनाई है, ठीक है, इन्हें चीना वाला कहते हैं। इस तरीके के फैक्ट्स भी पूछे जा सकते हैं पीसीएस एग्जाम में। पीसीएस जो अलग, खास करके उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए इस तरीके के फैक्ट्स बड़े महत्वपूर्ण होते हैं कि साहब ये चीना वाला संबंधित है मछली पकड़ने के जाल से, किसी खाद्य पदार्थ से, किसी खास तरीके के डांस से, अलग अलग तरीके के ऑप्शंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये मछली पकड़ने का जाल है, केरला में इस्तेमाल किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये चीन से प्रभावित है। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीनी चट्टी कहते हैं। अच्छा, उसके पैन इस्तेमाल, एक बर्तन इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो फ्राई करते हैं, उसको चीनी चट्टी कहते हैं। ये बताता है कि चीन से संपर्क अच्छे थे हमारे। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहां से होगी। ऑब्वियसली चीनी चट्टी कहते हैं तो ये माना जाता है कि चीन से ही ये शब्द आया और वहां ये हमारे उस चीन के संपर्क को बताता है। ठीक है, केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। ये देखिए अपने आप एक फैक्ट्स मिलते जा रहे हैं आपके ज्योग्राफी वगैरह के लिए। और वहां अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। ठीक है, फिर आगे बताता है जहां केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको क्रक्स बताता है इस टॉपिक का,
जो आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। इसको ध्यान से सुनते जाइए। इतिहास में एक ही सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति ने ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता है। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अलग अलग जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, अलग अलग लोगों को, बाहरी व्यापारियों को, बाहर के लोगों को जो अवसर की तलाश में आते हैं वो आकर्षित करता रहता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बातें नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। आप देखिए, आप सब इस बात से सहमत होंगे। आप देखिए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है छठ पूजा। छठ पूजा एक समय ऐसा था जब वो बिहार का ही मुख्य त्योहार हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में, चूंकि बिहार के मजदूर अवसरों की तलाश में देश के अलग अलग भागों में गए, वहां बहुत सारे लोगों ने अलग अलग लेवल पे अचीवमेंट्स किया। हर लेवल पे बिहार के गए हुए लोग हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, व्यापार हो, मजदूरी से लेके एक उच्च वर्ग तक उनकी भूमिकाएं रही हैं। तो निश्चित रूप से जिस त्योहार में, जिस चीजों में उनकी आस्था थी, उसको भी नरिश किया, चेरिश किया लोगों ने अलग अलग जगहों पे। और आज देखिए, बिहार भारत का शायद ही कोई, यहां तक कि दक्षिण भारत में भी मतलब ये छठ पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। भारत छोड़िए, विदेशों में भी आज छठ पूजा को जानने वाले बड़ी संख्या में लोग हैं। तो इसी तरीके से दिल्ली में आइए, यहाँ गणेश पूजा, गणपति उत्सव, ये सारी चीजें, अब यहाँ तक कि छोटे शहरों में भी गणपति उत्सव मनाया जाता है, गणेश विसर्जन मनाया जाता है। तो जिस तरीके से ये कम्युनिकेशन यहाँ होता रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो ये सारा जो कल्चर है वो एक दूसरे से दूसरी जगह मतलब कैरी होगा, लोग कैरी करेंगे और वो नई तरीके की डाइवर्सिटी को जन्म देगा। तो बेसिकली दिस डाइवर्सिटी इज पार्ट ऑफ आर, ठीक है, वी आर द डाइवर्सिटी। हम ही है, विविधता का स्वरूप हम खुद हैं, ठीक है। हमारे देश की जो विविधता है, इसका मतलब वो हमारा भाग है। विविधता इज अ पार्ट ऑफ आर कंट्री, ठीक है। हम उसमें इसके गुण दोष की बात नहीं कर सकते, हम विविधता को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो जब हम उसको निकाल ही नहीं सकते, तो कोई भी विचारधारा, कोई भी पॉलिसी, कोई भी कानून, कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनेता अगर विविधता को समस्या मानता है, तो फिर अब आपको एक बार सोचने की जरूरत है कि फिर तो ये पूरा स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। इसके बड़े सारे एस्पेक्ट हैं, क्योंकि ये विविधता एक दिन में नहीं आई है हमारे देश में, ठीक है, सदियां लगी हैं और ये बहुत इसको नरिश किया गया है अलग अलग समय पर। तो जब आप इसको स्वीकार करना शुरू करते हैं, तो फिर आपका नजरिया अलग तरीके से बनता है और तमाम सारे इश्यूज पे आपकी बातें और ज्यादा क्लियर होती हैं। अच्छा, फाइनली ये बात करता है विविधता में एकता की। आप देखिए, यहां से आपका प्रेम्बल वगैरह ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं, ठीक है। विविधता में एकता ये बताता है कि भारत की विविधता या अनेकता उसकी ताकत का स्रोत माना गया। ऑब्वियसली कि हमारे पास, हम तमाम सारे विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है हमारा, लेकिन जो हमारा एकता है, इसी को इंडियन कल्चर कहते हैं। आप सब पढ़ेंगे अभी आगे कि जब हिंदुस्तान को आजादी मिली और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के बंटवारे के साथ मिली, तो तमाम सारे यूरोपीय विद्वानों ने, जो पॉलिटिकल साइंस के जानकार थे, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये भारत तो ज्यादा दिन का मेहमान नहीं, वो तो अंग्रेज थे जिन्होंने इसको होल्ड करके रखा था। आने वाले 10 वर्षों के अंदर भारत खंड खंड हो जाएगा। तो अभी तक तो हुआ नहीं। ऐसा नहीं कि हम बड़े प्यार से रहते हैं, बहुत लड़ते वड़ते रहते हैं, खूब सारी बातें करते हैं, लेकिन पता चले हमको एक होना, तो एक बार हमारे कान में बोलो पाकिस्तान, हम सब लोग किधर किधर, ठीक है। तो एकदम से हमारा जो प्रोस्पेक्टिव है वो बदल जाता है। तो हम किसी एक प्लेटफॉर्म पे एक हो जाते हैं। हमारा संविधान इस बात को कहता है, ठीक है। आप देखिए, इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात करता है, फ्रेटर्निटी की बात करता है, बंधुता की बात करता है। और संविधान की प्रस्तावना में बंधुता शब्द
जोड़ा क्यों गया, क्या आवश्यकता थी बंधुता वर्ड जोड़ने की? भाइयों में तो ज्यादा झगड़ा हो जाता है कई बारी, तो वाई द फ्रेटर्निटी वर्ड इज देयर, ठीक है। प्रेम्बल में क्यों बंधुता शब्द जोड़ा गया? वी आर कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं का देश, हमारी जरूरतें, सोच, विचार, आस्थाएं सब अलग अलग हैं। फिर बंधुता कह के क्या साबित करना चाहते हैं? बंधुता एक ऐसा शब्द है जो ये बताता है कि हमारे साथ कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, लेकिन हमारा सोर्स एक है, हम सब भारतीय हैं। ये वजह है कि बंधुता शब्द को वहां जोड़ा गया, फ्रेटर्निटी वर्ड को वहां जोड़ा गया। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। दो भाइयों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, बहुत अंतर हो सकता है, ये एक मत भी नहीं हो सकते, इनकी अलग अलग ओपिनियंस हो सकती हैं, लेकिन जब भी इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा तो इनके पेरेंट की बात करेंगे, तो इनका सोर्स क्या है वो कॉमन है। तो भले ही भारत में रहने वाले किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के हों, कोई भी भाषा बोलते हो, अमीर हो, गरीब हो, आदमी हो, औरत हो, लेकिन जब बात होगी कि हमारा सोर्स क्या है तो वी ऑल आर इंडियंस, हम सब भारतीय हैं। तो ये एक ऐसा तत्व है जो हमारे कल्चर को एक अलग पहचान देता है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो एकता जो है वो विविधता में एकता, ध्यान रखिएगा, हम विविधता में एकता की बात करते हैं, हम इक्वालिटी की बात करते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी, हम एक रूपता की बात नहीं करते, हम हमेशा समानता की बात करते हैं। हम कभी एक रूपता की बात नहीं करते कि सब एक जैसे हो जाएं। हम क्या कहते हैं कि हम एक होकर रहें, हम समान रहें, स्टेटस में समान रहें, अवसरों की समानता की बात करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की जाती है हमारे यहाँ। जब हम प्रियम्बल को डिस्कस करेंगे, आप भी पढ़े होंगे, अभी हम भी आगे अभी डिस्कस करेंगे इन सारी चीजों को, तो प्रस्तावना, भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना इन बातों को बहुत क्लियरली मेंशन करती है। हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज 51A के तहत ये बात कहता है कि साहब हमको अपनी इस विविधता को पोषित करने की आवश्यकता है, उसको चेरिश करने की जरूरत है, उसको नरिश करने की जरूरत है। तो हम स्वीकार करते हैं कि वी आर कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, और हम ये जानते हैं कि इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है। अलग अलग एक बाग में अलग अलग कलर के फूल हो तो बाग की खूबसूरती अपने आप में ही अलग होती है, तो हमारा देश उसको रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, तो फाइनली फिर एक कविता यहां लिखी गई है जो इप्टा ने लिखा हुआ है, भारतीय जन नाटक संघ ने। ये जलियांवाला बाग कांड के बाद ये लिखी गई कविता थी जो बताता है हमारे देश में एकता की बात को बताता है, आप जरूर पढ़ लीजिएगा इसको। और इसके बाद ये फाइनली ये बात बताता है, नेहरू जी का एक जिक्र करता है कि नेहरू जी ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, खास करके आजकल के समय में तो आपको ये जरूर समझने की जरूरत है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरी चीज है जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास, प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉलरेंस जो हमने अभी बात की कि हम ये स्वीकार करते हैं कि अन्य लोग भी हैं और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। ये नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। यहां एक छोटा सा नोट भी दिया हुआ है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है इसे अपने शब्दों में लिखे, ठीक है। बिल्कुल, राष्ट्रगान में आप देखेंगे सारे वर्णों, सारे शब्दों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो अलग अलग डाइवर्सिटी को ही डिनोट करता है। जरूर एक बार अपने तरीके से भी आप सोचिए। और ये भी बड़ी अच्छी बात कही नेहरू जी ने कि जो अलग अलग तरह के विश्वास, प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप संविधान सभा का एग्जाम्पल लीजिए। जब संविधान सभा बननी तय हुई तो उसमें अंबेडकर जी का नाम नहीं था। बाद में गांधी जी के प्रयासों, गांधी जी जिसके साथ बड़े वैचारिक मतभेद थे अंबेडकर जी के साथ, ठीक है, वो वैचारिक मतभेद थे, बावजूद कभी किसी ने किसी की देशभक्ति पर प्रश्न नहीं उठाया। और जब संविधान बनाने की बात आई तो ये जरूर ये प्रश्न रखा गया कि अंबेडकर इसमें क्यों नहीं है। और आप देखेंगे कि संविधान सभा में शायद ही कोई हो जो अंबेडकर जी से ज्यादा क्वालिफाइड हो, ठीक है। एमएन रॉय साहब थे जिनको हम थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि वो अंबेडकर जी के समान प्रतिभा के व्यक्ति थे। लेकिन अगर प्रतिभा की कमी बाकी नेताओं में भी नहीं थी जो संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन अगर अंबेडकर की जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस थी और जिस तरीके का ज्ञान था, जिस तरीके की विशेषज्ञता थी उनके पास, तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो तमाम सारे मतभेदों के बावजूद, तमाम सारे डिफरेंसेस के बावजूद, हमारे बीच में कई सारी बातों को लेकर बड़े सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बावजूद इसके
जब देश के लिए संविधान बनाने की बात आई तो उन तमाम मतभेदों के बावजूद भी उनको स्वीकार किया गया, उनको मौका दिया गया। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे देश में विविधता में एकता का। तो छठी क्लास की एनसीईआरटी में यही इतनी चीज थी। इसके बाद ये कुछ प्रश्न हैं। तो मोटे तौर पे ये विविधता की बात करता है। आप देखिए हमारी प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना इससे सीधे सीधे रिलेटेड है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, द वर्ड इक्वालिटी, द वर्ड फ्रेटर्निटी, ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी यहीं से आता है। ये सारी चीजें हम बात करते हैं। इन्हीं सारी चीजों को नरिश करने के लिए हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज इसके बारे में बात करता है। तमाम सारे प्रश्न पूछे गए, मेंस के एग्जाम में भी आया कि साहब हमारी जो विविधताएं हैं, खास करके धार्मिक विविधता, हमारी जो सेक्युलरिज्म है, उससे फ्रांस की सरकार को कुछ सीखना चाहिए। खास करके इसमें इसका ज्यादा पोर्शन आप जब आपका पेपर 1 में जो सोसाइटी का पार्ट है उसमें ये बहुत मदद करता है। तो छठी क्लास की एनसीईआरटी आपके सोसाइटी पार्ट में मदद करती है, आपके सेकेंड पेपर में कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट में मदद करती है। आप इसको जो एथिक्स के पेपर में कई सारी जगहों पे इस्तेमाल करेंगे। एस्से राइटिंग में आप पढ़ेंगे, पिछले कुछ वर्षों में हम आपको क्वेश्चंस भी देंगे। तो उन क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि किस तरीके से इसी विविधता पे ही फोकस किया गया है। तो एक छोटी सी एक क्लास जो इतनी सी जरा सी बातें लिखी हैं तो तमाम सारे आयाम आपके खोल देती है। तो आज इतना ही करते हैं। अगली क्लास में फिर इसी टॉपिक का, इसी एनसीईआरटी की छठी क्लास का जो अगला टॉपिक है गवर्नमेंट, सरकार, तो सरकार क्या है और वो लोकतांत्रिक दशाओं में कैसे टूल्स के रूप में काम करती है, इन सारी बातों पे आपसे डिस्कस करेंगे। आपके कोई भी सुझाव, कोई भी प्रश्न हो जो आप चाहते हैं इस चीजों को और ऐड किए जाने की जरूरत है तो जरूर हमें बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।